तो देखा कि सुजान सिंह का सिर है ही नहीं। कि अकबर को जब हल्दी घाटी का मंजर याद आया करता था, रात को सो नहीं पाता था। उन्होंने ये नहीं देखा कि ये व्यक्ति कितना पढ़ा है, क्या कर रहा है, क्या समाज में उसका रोल है, कुछ नहीं। वो सिर्फ और सिर्फ देख रहे हैं धर्म। वहीं एक आईएएस अधिकारी है, और वो हम एक एग्जाम्पल बहुत ही नीचे कुल का है कि 23 साल की उम्र में एक व्यक्ति फांसी पर चढ़ गया हमारे देश को आजाद कराने के लिए। बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम ऐसे पूर्वजों के वंशज हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वापस से एक नए एपिसोड में। और आज मैं जिनसे आपको मिलवाने लाया हूं, आप उनसे पहले भी मुखातिब हो चुके हैं, और अगर आप उनसे पहले नहीं मिले हैं, आप उस वीडियो को नहीं देख पाए हैं, तो आज आप बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। बहुत छोटी उम्र के ये एक यूपीएससी टीचर हैं, एक बुक ऑथर हैं, और बहुत सारी सोशल सर्विसेज भी करते हैं। सचिन सोलंकी जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सचिन जी, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बिना किसी देर के सीधे प्रश्नों का सिलसिला करते हैं चालू। सबसे पहला सवाल यह है कि आप एक बुक लिख रहे हैं, जैसे हमारा भी डिस्कशन हो रहा था, जी। तो किन मेन वॉरियर्स या हिस्ट्री के लोगों के बारे में आप बुक लिख रहे बेसिकली जब हम इतिहास को पढ़ते हैं तो इतिहास में काफ़ी कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जिनको छोड़ दिया गया है, और हमें लगता है कि हमारी समाज को या हमारी आने वाली जनरेशन को उन योद्धाओं के बारे में जानना अति आवश्यक है। हम स्कूल्स में, कॉलेजेस में नोवेल्स पढ़ाते हैं, वहीं यूरोपियन नोवेल्स को पढ़ा रहे हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर भारतीय योद्धा जिन्होंने वास्तविक रूप से वो कार्य किए हैं उनको पढ़ाया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। जिस वजह से हमने उस किताब को लिखना शुरू किया, उसमें हम जनरली योद्धा तो भारत में बहुत सारे हुए, हर हर धरती के कण में से योद्धा पैदा हुआ है हमारे यहाँ पर। कुछ मुख्य योद्धाओं के बारे में मैं लिखने का प्रयत्न कर रहा हूँ, जिसमें हम सुजान सिंह शेखावत जी के बारे में बात करेंगे, उसमें हमीर सिंह सिसोदिया के बारे में बात करेंगे, हम बाजीराव पेशवा जी हैं उनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, रानी दुर्गावती के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, एक मेवाड़ की रानी हुई, उसके अलावा गुजरात की एक चालुक्य वंश की रानी हुई जिनका नाम नायिका देवी था, मोहम्मद गौरी को मार भगाया था उन्होंने। ऐसे जर्नल हम 10 से 12 योद्धाओं के बारे में उस किताब में डिस्कस करने वाले हैं। हैं। तो जैसे जो आपने नाम अभी बताए, आई एम श्योर बहुत लोगों ने उनके नाम शायद इतने भी नहीं हाँ सुने हाँ होंगे। हाँ हाँ। तो इन सभी के बारे में एक जी सूक्ष्म स्तर पे, या अगर आपको लगता है कि नहीं ज़्यादा बताने की ज़रूरत है, तो थोड़ा सा उनके बारे में आप प्लीज़ जी जी एलाबोरेट जी करें। जी जी। अब हम बात करें राजस्थान की धरती के बारे में। राजस्थान की धरती, राजपूतों की धरती। राजपूत शब्द में अपने आप में ही एक योद्धापन आता है। तो उसमें एक 22 साल के नौजवान लड़के जिनकी अभी शादी होकर आई है, केसरिया बाना उन्होंने पहन रखा है, और वो छापौली की तरफ जा रहे हैं। छापौली के ठाकुर के पुत्र हैं। अब वो जब जा रहे हैं तो वहीं पर एक आवाज उनको सुनाई देती है। उनकी पत्नी पीछे हैं और वो आगे आगे घोड़े पर सवार और सारे बाराती जा रहे हैं। वहीं एक आवाज आती है कि मुगल फौज ने एक मंदिर को लूटने का और मंदिर को खत्म करने का ऐलान जारी किया है, क्योंकि औरंगजेब ने उस समय एक कॉन्सेप्ट दिया था कि जितने भी हिंदू मंदिर हैं उनको तोड़ दिया जाए। तो उनको ये आवाज़ आई। हालांकि बहुत लंबी कहानी है, मैं बहुत छोटे में आपको बता रहा हूँ कि जब ये वाली आवाज़ वहाँ आती है तो उन्होंने कहा कि क्या हुआ। तो उन्हें बताया गया कि ऐसे ऐसे मंदिर को तोड़ने के लिए आ रहे हैं। आप समझिए कि अभी वो अपने घर की देली तक नहीं पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि हम मंदिर को बचाने के लिए जाएंगे। पूरी सेना उनके साथ है नहीं। बेसिकली उनके साथ जो बड़े बूढ़े, उन्होंने कहा कि हमें इससे मतलब नहीं है, हम अपने चलते हैं। तो उन्होंने कहा हम राजपूत हैं और राजपूत से पहले हिंदू हैं। हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हमारे जो ईस्ट हैं हम उनको बचाएं, हम मंदिर को बचाएं। तो उसके लिए उन्होंने अपनी पत्नी तरफ देखा, उन्होंने भी इशारा किया कि जाइए। क्योंकि राजपूतों की जो महिलाएं हैं ना, उनके बारे में जब हम बात करते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या महिलाएं रही हैं वो, क्या क्या योद्धा। मैं एक पुरुष से ज्यादा उनकी काबिलियत की तारीफ करता हूं कि उनमें क्या जिगरा रहा होगा। उन्होंने कहा कि अभी मैं घर भी नहीं पहुंची, पता नहीं मेरा पति वापस आएगा नहीं आएगा, लेकिन जाइए आप। इशारा किया, वो गए। तो जैसे तैसे मिला के उन्होंने 500 लोगों की सेना ली। वहां उसकी सेना 10 से 40,000 के बीच में बताई जाती है। अब 500 सैनिक और 10 से 40,000 की सेना मुगल की। तो वो मंदिर पहुंचते हैं। मंदिर में पंडित जी से मुलाकात करते हैं, उनसे कहते हैं हम इनको बचाएंगे। सेना कब आ रही है? तो उन्होंने कहा कल आ रही है सुबह। तो वो वहां बैठे रहे। सुबह सेना आई। जब सुबह सेना आती है तो सेना में से उसने देखा, जो मुगल सेनापति था वो देखकर बहुत हंसा। उसने कहा ये दूल्हा केसरिया बाना पहन के एक सुंदर सुडोल 22 साल का लड़का, जिसकी अभी ढंग से दाढ़ी मूछ नहीं आई है, और केसरिया बाना पहन के वो हंसता है कि सीधा वहां से क्यों आ गया, क्यों मरने आ गया तू। तब उन्होंने कहा कि
हम राजपूतों के वो वीर योद्धा हैं जो अपनी धरती का, भारत माता का, जमीन के एक धूल का कण नहीं ले जाने देंगे। आप तो बात मंदिर की कर रहे हैं। तो जब सेनापति के बीच में और उनके बीच में जब डिस्कशन हुआ, तो सेनापति को एक बात तो समझ में आ गई कि यहाँ हमारी दाल नहीं गलेगी। और वो तारीफ करते हुए कहता है सुजान सिंह की कि मैं आपसे बड़ा प्रसन्न हुआ हूं, मैं मंदिर नहीं तोड़ूंगा, बस मैं मंदिर की सीढ़ी का एक कोना तोड़कर लेके जाना चाहता हूं। अब आप सोचिए कि इतनी बड़ी मुगल सेना के सामने सुजान सिंह ने कहा कि धरती का एक कण नहीं। जब ये बात उन्होंने बोली तो युद्ध हुआ। युद्ध होने के बाद में ऐसा कहा जाता है, इतिहासकार लिखते हैं कि जब उन्होंने घोड़े पर सवार सुजान सिंह को देखा तो देखते ही देखते उन्होंने लगभग 40 सैनिकों को, मुगल सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। इसी बीच जब उनके, सुजान सिंह के योद्धाओं की नजर पड़ी घोड़े पर, तो देखा कि सुजान सिंह का सिर है ही नहीं। अब इतिहासकार आगे लिखते हैं कि सुजान सिंह जिस तरीके से उसको लड़ रहे थे, मानो ऐसा लग रहा था कि स्वयं महादेव उस युद्ध को लड़ रहे हैं। उस युद्ध में हर हर महादेव के नारे लग रहे, जय भवानी के नारे लग रहे, और देखते ही देखते 7,000 सैनिक मुगलों के वहां काट दिए जाते हैं। ये देखकर पूरी मुगल सेना में खलबली मची, उस युद्ध को छोड़कर वो लोग भाग गए। कहते हैं कि जब उसके, ये ऐसा लगता है कि जैसे कि मानो ये हुआ वास्तविक रूप से है। इतिहासकार साक्ष्य रखते हैं इसके। जब वो मंदिर में पहुंचे, मंदिर में जब उन्होंने अपने देवता को देखा, कृष्ण भगवान के मंदिर को देखा, वो वहीं पर, इसके पीछे जब रानी आती हैं, बहुत कुछ चीजें, तो इनके बारे में हम लिख रहे हैं। इतनी सारी चीजें हैं, इतनी सारी मूवीज बनती हैं, और सिर्फ और सिर्फ हर मूवी में जैसा देखा जाता है कि रोमांटिक एंगल दिखाया जाता है या फिर हीरो को लार्जर देन लाइफ दिखाया जाता है। लेकिन इन चीजों की, क्योंकि मैं खुद इससे परे था, क्योंकि हिस्ट्री मेरा सब्जेक्ट नहीं रहा है, लेकिन आपने जिस तरीके से बताया, तो सिर्फ आपके बताते में ही मैं उस जोन में गया। तो मतलब क्या वो दृश्य रहा होगा, जी बिल्कुल, क्या उस समय की आबो हवा होगी, सही बात, क्या उस समय जो लोग होंगे उनकी रगों में जो खून होगा उसमें कितना उबाल होगा। मतलब आपने जैसे बताया कि सर नहीं है और धड़ लड़े जा रहा है, जी, तो किस हद की मानसिकता और किस हद का होगा। और उसमें भी अगर हम आज के लोगों को देखें, तो आजकल की जो नई पीढ़ी है, जो 20-22 साल के हैं, उन्हें तो शायद यही नहीं पता उन्हें करना क्या, और वो हर तरीके से, मतलब एक शब्द बहुत चल रहा है, छपरी, वो उन चीजों में लगे हुए हैं। तो सीखना है तो शायद इन लोगों से सीखना चाहिए, जो सच में शरीर तो छोड़े लेकिन अमर हो गए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसी ही कुछ और अगर आप बताना चाहें तो एक इतिहास में एक नाम हमें देखने को मिलता है, राणा हमीर सिंह सिसोदिया। ये उसी वंश से हैं जिस वंश से महाराणा प्रताप हुए, राणा उदय सिंह हुए, ये उन्हीं के पूर्वज हैं। कहते हैं कि जब अलाउद्दीन खिलजी ने राणा रतन सिंह को खत्म किया, राणा रतन सिंह के खत्म होने के बाद में वहीं पद्मावती थी, उन्होंने जौहर कर लिया, उसके बाद में वो वंश लगभग लगभग खत्म हो गया। मैं एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा जी, बीच में, इसमें हम इसे फिर कंटिन्यू करेंगे। इस पे मूवी भी बनी, जी बिल्कुल, बहुत बड़े बजट की मूवी थी, और बहुत अच्छा, मतलब पैसे भी कमाए उसने, बहुत लोगों ने उसको देखा। तो जैसा उस मूवी में दिखाया गया, क्या वैसा ही हुआ था, या उसको तोड़ मरोड़ के बात को दिखाया गया है? ये मूवीज क्या करती हैं, इन मूवीज ने एक इतिहास का मजाक बनाती हैं मूवीज। इतिहास को इस तरीके, उसमें एक सीन दिखाया गया कि रानी पद्मावती स्वयं जाती हैं दिल्ली के किले में, उसने छोड़ा, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। राजपूत महिलाएं उस समय घर की आन बान शान हुआ करती थी। उनका घर से बाहर पैर रखना, ये कोई एक बहुत गंदी मेंटलिटी जाती है कि महिलाओं को बाहर नहीं, वो समय ऐसा था। तो ऐसा नहीं हुआ। पिक्चर में बहुत सारी चीजें बढ़ चढ़कर दिखाई गई, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ इतिहास में, बहुत सारी चीजें उससे छूटी हैं। तो मूवीज तो सिर्फ और सिर्फ एक मिर्च मसाला लगाकर इतिहास को दिखाती हैं। हम ये कहते हैं कि इतिहास के व्यक्तियों से उसको बात करके जब देखे जाते हैं तो पता लगेगा कि क्या इतिहास था वो। क्योंकि आजकल क्या हो गया है कि जो नई जनरेशन आ रही है, किताबों को तो पढ़ने में वो इंटरेस्टेड है नहीं, वो जो सीख रही है इतिहास के बारे में, वो मूवीज के थ्रू सीख रही है। तो इसमें, हालांकि हम इसके बारे में आगे भी डिस्कस करने वाले थे, लेकिन क्योंकि ये सवाल मेरे मन में आ रहा है, अभी एक पिक्चर और आई एनिमल, जिसमें उसके डायरेक्टर ने ये बोला कि वो जस्टिफाई किया उसको कि वो चीज़ सही है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है, मैं आपकी इसमें राय जानना चाह रहा हूँ बस, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि
जब एक मूवी आती है ना तो वो बहुत ज्यादा लोग देखते हैं, बिल्कुल सही और बात जब है। ज्यादा लोग हमें देख रहे हैं, जैसे ये पॉडकास्ट है, इसको अगर बहुत लोग देखेंगे तो हमारा ये दायित्व बनता है कि हम कुछ ना कुछ पॉजिटिव ऐसा दें जो समाज में बदलाव लाने की कोशिश करे। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन जब मूवी या तो इस तरीके की आती है जो कि सिर्फ और सिर्फ हिंसक होना सिखा रही है, ये दिखा रही है कि किसी भी औरत को एक चांटा मारना, या किसी भी औरत या किसी सही मर्द को भी बात एक है। चांटा मारना नॉर्मल है, हुँ। या इतिहास को भी तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है, तो इसमें आपका इसमें क्या टीक है? हमारा ये मानना है कि इसमें अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है लोगों को, अवेयर करना। अब एनिमल इतनी बजट की इतना पैसा कमा के गई, वहीं एक मूवी आई 12th फेल। 12th फेल मूवी जब हम देखने गए, तो हमने देखा कि हॉल उतने नहीं भरे हुए जितने भरने चाहिए थे। तो लोगों को आजकल मिर्च मसाला पसंद आ रहा है, उल्टी-सीधी और चीज़ें उसको भी पसंद आ रही दोबारा हैं। जब देखा 12th ज फेल को, जब वो ओटीटी रिलीज हुई, हाँ, थिएटर में नहीं देखा उसमें लोगों नहीं ने। देखा। तो इसीलिए क्या कर रहे हैं, जो लोग बनाने वाले हैं मूवीज़, वो लोग भी देख रहे हैं कि ऑडियंस का कहाँ पर जा रहा है, और ऑडियंस कैसी? वही आप शब्द जो छपरी या ऐसे लोग, वो लोग उसी में घुस रहे हैं कि ये चीज़ है, और ऐसा कुछ नहीं होता है। इसी वजह से समाज खराब हो रही है। इसी को तो हम्म। कहेंगे, जब वेस्टर्न कल्चर हमारे ऊपर हावी हो रहा है, तो ऐसे ही हो रहा है। और इस तरीके से हमारे ऊपर हावी हो रहा है कि हमारी समाज धीरे-धीरे कहीं न कहीं पीछे पिछड़ती हुई जा रही है। जो सोच रहे हैं कि आगे बढ़ रहा है, आगे वो नहीं, नहीं, आगे नहीं नहीं, बढ़ रहा है, नहीं, वो नहीं, पीछे की तरफ जा रहा पीछे है बढ़ रहा मानसिक है। रूप से। हम कॉलेजेस में बच्चों को देखते हैं, इतनी कॉलेज में सेमिनार्स लेते हैं, वहाँ इतनी गंदी कंडीशंस हमें देखने को मिलती है कि जिसमें कई बार हमें लगता है कि क्या ये बदलाव आएगा? आएगा तो कैसे आएगा? इसमें कहीं न कहीं मैं ये कहता हूँ कि पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है। पेरेंट्स को स्टार्टिंग से क्या माहौल देना है, क्या देखना है, कहाँ किस चीज़ का उठना-बैठना है, इसका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उनको बताकर रखना। एक शख्स को सुना था मैंने, हुँ, हुँ। उन्होंने एक बात कही थी, और वो यूएस के थे, जी, जी, जी। काफ़ी साल जेल में रह के आ चुके थे, हुँ, उनको हुँ। पुलिस ने फिर से पकड़ा था, हुँ, हुँ। चेकिंग वेकिंग जो भी होती है। तो उन्होंने एक बात बोली थी कि बच्चा सिर्फ और सिर्फ तब बिगड़ता है जब माँ बाप ध्यान नहीं देते, बिल्कुल सत्य कोई बात है। दूसरा तरीका नहीं है। हुँ, बच्चे की संगत कैसी है माँ बाप पे निर्भर करता माँ-बाप है, पे स्कूल निर्भर में करता कहाँ है। किससे क्या बात कर रहा है माँ बाप पे निर्भर हुँ, कर रहा है, और बच्चा आपके एक्शंस से सीखता है, ना कि आपकी बिल्कुल बातों से सत्य है, सीखता है। तो बिल्कुल ये बात सत्य। आपकी मैं बिल्कुल इससे सहमत करूंगा हुँ, कि बच्चा जो है वो माता पिता से सीखता है। माता-पिता तो से सीखता सिसोदिया जी की बात पे हम फिर से है। आते जी, हैं, हम जी, बता जी। रहे थे। तो राणा हमीर सिंह हुए, तो उसी वंश को जब कहते हैं कि जब अलाउद्दीन खिलजी ने लगभग खत्म कर दिया, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने बेटे को वहाँ का गवर्नर बना दिया, फिर वो बाद में आ गया, तो हमीर सिंह सिसोदिया का पूरा परिवार मारा जा चुका था। उनके दादाजी थे, वो खत्म हुए उसी युद्ध में। उनके 7 बेटे थे दादाजी के, तो वो भी खत्म हुए, एक छोटे से चाचा बच गए। और उस समय हमीर सिंह को वहाँ से निकाल दिया। हमीर सिंह की बहुत ही छोटी आयु हुआ करती थी। फिर वहाँ उस किले पे किसी और को बिठा दिया गया। कहते हैं कि उस सेनापति को 10 से 12 साल की उम्र में राणा हमीर सिंह ने मार दिया था। तब पता लगा कि सिसोदिया वंश अभी खत्म नहीं हुआ है। 10 से 12 वर्ष के 12 थे वर्ष की मात्र। आयु में आप सोचिए कि दिल्ली सल्तनत के सेनापति को मार दिया गया है। किसके द्वारा? राणा हमीर सिंह के द्वारा। तो आपका जो खून होता है, आपके पूर्वजों का खून, कहीं न कहीं तो आप उसमें दिखता है। तो जब उन चाचा को पता लगा कि ऐसे-ऐसे किसी ने मारा है, तो उनको पता लगा कि ये तो हमारा ही अंश है, हमारा हम्म। ही खून है। जब उनसे मिले तो फिर उन्हें वहाँ का राणा घोषित कर दिया गया। कुम्भलगढ़, ये चित्तौड़-वित्तौड़ सबको ले लिया गया उनके द्वारा। तो उसी में एक दिल्ली में एक शासक हुए थे मोहम्मद बिन तुगलक उस समय। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कहा जाता है कि वो गया, उसने लड़ाई लड़ी। राणा हमीर सिंह ने उसे 6 महीने तक किले में बंद करके रखा था। 6 महीने तक? और इसको इतिहास में दिखाया नहीं जा रहा बताइए। है। और 6 महीने तक जब उसे किले में बंद इस शर्त पर छोड़ा कि उससे अपनी राणाओं की सारी ज़मीन वापस ली, और एक बहुत मज़बूत राजपूताना बनाया दोबारा से। उसी वंश में फिर हम लोग राणा उदय सिंह और महाराणा प्रताप को देख रहे हैं कि महाराणा प्रताप के बारे में तो हम जानते ही हैं कि अकबर की मट्टी खराब हो जाती थी, उनके सामने कभी निकल कर नहीं आया। आज तक का रिकॉर्ड है कि उसमें इतिहास में कि अकबर कभी भी महाराणा प्रताप के सामने स्वयं युद्ध लड़ने नहीं आया, अच्छा। कभी नहीं आया युद्ध लड़ने। और लोग कहते हैं अकबर द ग्रेट, इस पे क्या कहेंगे आप? अकबर द ग्रेट, अगर यही तो है इतिहास को तोड़ मरोड़ के पेश करना। अगर एजुकेशन पॉलिसी में इस समय बदलाव की अति आवश्यकता है, भारतीय इतिहास में बदलाव की अति आवश्यक क्या है? जब कहते हैं कि अकबर को जब हल्दी घाटी का मंजर याद आया करता था, रात को सो नहीं पाता था। कहते हैं कि जब अकबर के आस-पास भी महाराणा प्रताप का नाम गूंज जाया करता था, अकबर सपनों में से भी खड़ा हो जाया करता था, इतना भय था महाराणा प्रताप से उसे। 7.5 फुट के नौजवान, ये गबरू जवान महाराणा प्रताप तो एक ऐसे कि साक्षात मैं उन्हें भगवान देखता हूँ।
अकबर के इतिहास को अगर हम निकालें तो अकबर के जीवन के कुछ पहलू बहुत अच्छे रहे हैं जो वास्तविक रूप से काबिल तारीफ रहे हैं। जब इतिहास का अकबर का अंत आता है, जब वो मृत्यु की तरफ गया, उससे पहले जो कार्य किए वो वास्तविक रूप से बहुत अच्छे। बट उससे पहले क्यों नहीं दिखा रहे? जो शुरुआत में वो रेप की उसने कई महिलाओं के, उठाकर, अब इतिहास में इसको ग्लोरीफाई, कई सारे लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं हुआ। आप पढ़ो, साक्ष्य है। साक्ष्य हैं। आपने किया गया है, आपने उसको दिखाया सिर्फ महानता को। आप उन साक्ष्यों को भूल गए कि किसी व्यक्ति की महानता के सामने उसके कर्मों को आप भूल गए। ये एक कहानी और चलती है कि उसमें आपने सलीम अनारकली का सुना होगा बहुत कि ज्यादा। बहुत प्रेम। सलीम अनारकली कौन थी? अकबर की दासी। अच्छा। या मैं उसे बहुत गंदे शब्दों का, तो उसके द्वारा एक बंदी बनाई गई औरत जिसके साथ सिर्फ वो संबंध बनाने के लिए उसको रखा था। उससे एक बेटा भी हो उसे, दानियल नाम का, और उसे अलग रखा जाता था एक कक्ष में जिससे किसी से मुलाकात नहीं करने देते थे। अब उसका जो बेटा था सलीम, वो एक नंबर का नशेड़ी, बहुत बहुत ज्यादा नशा करता था। उसकी नजर पड़ी नारकली पे, एक बार वो हरम में आया, उसको दिख गई। अब उसको नई नई औरतों की आदत थी, तो उसने उसको लिया। अब बाप बेटे में किसकी लड़ाई? एक औरत की लड़ाई। अनारकली को वो देना नहीं चाहते, सलीम को वो अनारकली चाहिए, इस बात की लड़ाई। और पिक्चर में इतना ग्लोरीफाई किया कि जब प्यार किया तो डरना क्या। ये बॉलीवुड ने तो बर्बाद कर दिया हमारा इतिहास। नहीं, ये तो मतलब आप सोचिए, मतलब सोचने में भी कितनी एक ऐसा लगता है कि यार ये कैसे हो सकता है। मतलब एक महिला के लिए बाप बेटे लड़ रहे हैं और उसको इतना ग्लोरिफिकेशन दिया जा रहा है। मुगले आजम, मुगले आजम, काय के आजम। ये तो बड़ा, खैर फिर जब 6 महीने बंदी बना के रखा। 6 बंदी तो फिर चित्तौड़गढ़ वगैरह लिया, उसके बाद उसको छोड़ दिया तो महाराणा प्रताप, फिर दोबारा से वो वंश आगे बढ़ा जो हमें देखने को मिलता है। महाराणा प्रताप तक गया, उनके बेटे राणा अमर सिंह तक गया। राणा अमर सिंह ने तो मट्टी खराब कर दी थी इन लोगों की, बट पिता इतने महान हुए कि बेटे का इतिहास उनके सामने दब गया। जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज जितने महान हो गए कि उनके बेटे जो छत्रपति संभाजी महाराज हुए, उनका इतिहास कहीं ना कहीं थोड़ा सा दब गया है। तो बहुत बड़ा रोल जो है वो बॉलीवुड का भी इसमें। हाँ, गाइज मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ, बॉलीवुड के रेफरेंस में ये पॉडकास्ट बिल्कुल नहीं है, ना ही हम 100% अगेंस्ट है, लेकिन जो गलत है उसको गलत बोलना चाहिए। क्योंकि एक चीज देखी जाती है, पॉडकास्ट इंटरव्यूज लाखों आज के समय में देखने को मिल रहे हैं, लोग सिर्फ और सिर्फ व्यूज के लिए काम कर रहे हैं। अब आप सोच सकते हैं कि यार ये भी व्यूज के लिए ही किया जा रहा है। हाँ, व्यूज के लिए किया जा रहा है, लेकिन इस व्यू से आपका पॉइंट ऑफ व्यू बदलना चाहिए, तब तो उसको तो करने का कुछ फायदा है। सही बात है। तो गलत को अगर आप गलत नहीं कह सकते हैं तो फिर खुद को इंसान भी ना ही कहें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। पॉलिटिक्स को लेके आपका क्या टेक है? आज के समय की पॉलिटिक्स एक प्रति, मैं बहुत गंदा हार शब्द बोल रहा हूँ क्योंकि हम टीचर हैं तो हमें लगता है कि ये गलत हो रहा है देश में। पॉलिटिक्स बहुत घटिया होती जा रही है आज के समय। पॉलिटिक्स हुआ करती थी अटल जी के समय, पॉलिटिक्स हुआ करती थी के कामराज, इंदिरा जी हुई, और लीडर्स रहे मजबूती से अगेंस्ट का वो थे। जब बोलते थे तो सामने वाला उनके पक्ष सुनता था। जब अटल जी थे तो क्या पॉलिटिक्स। आज के समय तो धर्म के नाम पर पॉलिटिक्स लड़ाई जा रही है। और ये सत्य है, किसी व्यक्ति ने बहुत अच्छी बात कही है कि जिस देश में धर्म के नाम पर राजनीति होने लगी वो देश ज्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाता है। और देखा जाए तो काफी ज्यादा कुछ धर्म के निरपेक्ष कह के और धर्मा पक्ष में हो रही हैं चीजें। मैं इसमें ना गलती उन पॉलिटिशियंस की बिल्कुल नहीं मानता हूँ। खैर, मैं मानता हूँ पब्लिक की। पब्लिक का क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी किसी व्यक्ति को वोट शिक्षा के आधार पर दिया नहीं, उन्होंने वोट एजुकेशन के आधार के अलावा उन्होंने रोजगार के आधार पर वोट नहीं दिया। उन्होंने ये नहीं देखा कि ये व्यक्ति कितना पढ़ा है, क्या कर रहा है, क्या समाज में उसका रोल है, कुछ नहीं। वो सिर्फ और सिर्फ देख रहे हैं धर्म। तो वो तो पॉलिटिशियन तो धर्म ही बढ़ाएगा ना। उसको आपने शिक्षा के आधार पर वोट दिया ही नहीं तो वो शिक्षा क्यों आगे बढ़ाए? आपको रोजगार के आधार पर वोट दिया ही नहीं तो आप रोजगार क्यों लाएगा? वो आप जिस आधार पर वोट दे रहे हैं वो कर रहा है, जिस आधार पर वोट दे रहे हैं वो कर रहा है। सही बात है। तो यही है, जनता की गलती है। मैं कभी नहीं कहता कि नेताओं की गलती है। अब इसको कैसे सुधारा जाए? इसको सुधारा है कि पब्लिक को अवेयर होना पड़ेगा, जनता को अवेयर होना पड़ेगा, हम लोगों को अवेयर होना पड़ेगा। हम लोगों को समझना पड़ेगा कि क्या गलत है, क्या सही है। आज लोग शिक्षा को सिर्फ रोजगार से देखते हैं। मेरा मानना यह है कि शिक्षा इसलिए जरूरी है कि आप सही और गलत में भेद बता पाए। लेकिन इसके लिए तो मैं नहीं मानता कि लोग देखते हो, क्योंकि जो पेरेंट्स हैं आजकल बच्चों पे इतना प्रेशर डालते हैं।
छोटे छोटे बच्चे इतने सारे कोचिंग ट्यूशन जाते हैं, 6 सब्जेक्ट स्कूल में पढ़ रहे हैं और उसके बाद 6 सब्जेक्ट का ट्यूशन लगा रखा है। लेकिन ये शायद कोई नहीं चाह रहा है कि बच्चा काबिल बने। हाँ, ये चाह रहे हैं कि आईआईटी कर ले, नीट कर ले या यूपीएससी की तैयारी कर ले और एक अच्छी नौकरी कर ले या धंधे को संभाल ले, मतलब हाँ, पैसे के लिए उसको वो पैसे के लिए। करना चाह रहा है। तो पेरेंट्स की मानसिकता को कैसे सर टच किया जा सकता है? ये अभी नहीं होगा। धीरे धीरे समाज पूर्ण रूप से दूषित हो जाएगी, समाज खत्म होने लगेगी, तब उनको लास्ट में समझ में आएगा कि हमने ये गलत किया, फिर वहां से सुधार आएगा। तो ना हर चीज एक पीक पे जाती है, फिर डाउन में फिर जाती डाउन है। में जाती है, तो यानी ये होगा, अभी समय लगेगा, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं। हम जब अपने लेक्चर्स लेते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं, इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाते हैं, तो हम बच्चों को ये चीज सिखाते हैं कि जॉब जरूरी। अगर तुम्हें नॉलेज होगी तो जॉब तो अपने आप मिलेगी यार। सही बात है। आप ऐसे व्यक्तियों को चुनो ना जो सारी चीजें क्लियर करके रखें। आप ये कहते हैं कि भर्ती नहीं आई, क्यों चुना? मम्मी पापा को समझाओ खुद। शिक्षा हमारी समाज में अत्यंत आवश्यक है। लोग क्या कर रहे हैं आज के समय, हमारी गवर्नमेंट की भी ये कमी है। गवर्नमेंट किसको लिटरेट मानती है? जो साइन कर सकता है। पास पास भी बच्चे व्यक्ति साइन कर लेता है तो उसको उन्होंने लिटरेट का टैग दे दिया। तो फिर आप कैसे उम्मीद कर सकते हो वो अपने बच्चों को किस तरीके से सिखाएंगे? पेरेंट्स की परवरिश पे हम सवाल नहीं उठा रहे। हमारा ये है कि बच्चों को हर वो पॉइंट ऑफ व्यू पे सिखाया जाए जिससे कि वो काबिल बने। हमारे पास पेरेंट्स आते हैं कि इतने नंबर आ जाने चाहिए, आ जाने चाहिए। ऐसे नहीं होता ना। होगा चीजें कब? जब आप ये कहेंगे इस बच्चे को सिखाइए, शिक्षा दीजिए सर। नंबर तो देखेंगे बाद में, पहले इसको इतना अवेयर कीजिए कि जब इससे हम पूछें तो इस समाज के बारे में हर एक चीज जानता हो, तो बदलाव आ सकता है, वरना कोई मतलब नहीं है बदलाव और आने जिस का। पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा। बिल्कुल भी नहीं। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भी इसी बात पे काम कर रहे हैं कि कैसे भी करके इसके नंबर 4 ज्यादा ला दी जाए, 4 रटा के नंबर लाएं। कुछ फर्क नहीं पड़ता उनको कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है उस बच्चे को। चाहे एकेडमिक्स के कोचिंग इंस्टीट्यूट हो, चाहे कॉम्पिटिटिव हाँ, एग्जाम्स के, चाहे ये जॉब्स वगैरह के, जॉब्स वगैरह भी। हर जगह बहुत भयंकर भीड़ चाल है। बिल्कुल अब मतलब लाखों बच्चे पढ़ते हैं, कोटा में तो स्थिति कैसी हो रखी है सभी बिल्कुल जानते बिल्कुल। हैं। तो पेरेंट्स को कैसे ये समझाया जाए कि ये जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है आपके बच्चे के स्किल, मतलब बच्चे के अंदर ऐसा बदलाव नहीं ला देंगे कि वो सिलेक्ट हो जाएगा, वो बच्चे की बिल्कुल मेहनत ही लाएगी। हम हमेशा ये बात कहते हैं, हम अपने इंस्टीट्यूट में भी ये बात कहते हैं, और हम भी पढ़ाते हैं, हजारों बच्चों को पढ़ा रहे हैं। हम लोग हमेशा ये बात कहते हैं कि कोई कोचिंग या कोई टीचर आपका सिलेक्शन नहीं करा सकता। सिलेक्शन बच्चा स्वयं लेता है। बस वो एक पाथ दिखाते हैं, उस पाथ को फॉलो करना होता है। सिलेक्शन बच्चा स्वयं लेगा। तो बच्चे को नॉलेज उस लेवल की दे दी जाए जिससे वो सिलेक्शन ले जाए, ना कि उसको उस भीड़ चाल में शामिल कर दिया जाए जो चल रही है आजकल। जो हमारी एजुकेशन है, क्या शुरू से ये ऐसी थी? एजुकेशन सिस्टम की मैं बात कर रहा हूँ, या नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। प्राचीन भारत में तो एजुकेशन का स्तर बहुत बढ़िया था। इतिहास में जो शिक्षा थी वो एक अलग लेवल की शिक्षा थी। जब हम प्राचीन भारत में देखते हैं तो गुरुकुलम हुआ करते थे। पहले बच्चे को ये महसूस कराया जाता था कि शिक्षा जो दी जा रही है उसमें समाज का रोल बहुत है। जैसे कि मैं बताता हूं आपको इतिहास। पहले प्राचीन में गुरुकुलम हुआ करते थे, तो बच्चे क्या करते थे, अपने शहर से दूसरे शहर में पढ़ते थे, और उनका जो खाना पीना होता था उस शहर के, उस गांव के लोग दिया करते थे उसको। बच्चा जाता था, भिक्षा लेता था, उसको खाता था। उसके माइंड में ये रहता था कि मेरी जो शिक्षा दिला रही है ये समाज दिला रही है मुझे शिक्षा। सुबह जा रहा है, खाना मिल रहा है लोगों ने, और अच्छा अच्छा व्यंजन बनाकर लोग दिया करते थे बच्चों को, क्योंकि उनके बच्चे भी तो कहीं पढ़ रहे थे। तो उनको क्या लगता था कि मेरी शिक्षा में सबसे बड़ा आधार किसका है? इस समाज का। इन समाज का। लोगों ने मुझे पढ़ाया है। हम्म। तो वो फिर जब कुछ बनते थे तो वो समाज के लिए कार्य करते थे। आज बच्चे कितना बड़ा विजन हाँ, है ये। और आज के समय बच्चे को क्या दिखाया जाता है? पेरेंट्स बच्चे से कह रहे हैं कि तेरी फीस भर तो रहा हूं स्कूल में। उनको क्या फर्क पड़ता है तुझसे? मैंने फीस भर दी, बस काम खत्म। कोचिंग टीचर क्यों ज्यादा बोल रहा है तुझसे? उसने पीट कैसे दिया तुझे? मैंने फीस भरी। फीस भरी तो सही है। वो आके हमसे बोल रहे हैं कि आपको फीस मिल गई, आपको ज्यादा मतलब नहीं, मेरा बेटा कुछ भी कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है। तो वो तो बच्चे को सिखा रहे हैं ना कि मैं पढ़ा रहा हूं तुझे, समाज से कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, तू जो करेगा वो क्यों नहीं फर्क? फिर बच्चा तो वही करेगा ना जो सीखेगा। तो जो पहले हमारी एजुकेशन थी वो समाज के लिए थी, तो वो समाज के लिए कार्य हो रहे थे। आज की जो शिक्षा है वो अपने स्वयं के लिए, सेल्फिशनेस के लिए, तो सेल्फिशनेस हो रही है। तो ये इतना बड़ा बदलाव आया कैसे? मेन टर्निंग पॉइंट कहाँ आया? ये टर्निंग पॉइंट है जब ब्रिटिशर्स ने इंडिया को अपने कैप्चर करना स्टार्ट किया। और इसमें एक व्यक्ति हैं जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं, बट उस व्यक्ति का मैं बहुत बड़ा रोल मानता हूं ब्रिटिश कंपनी या ब्रिटिश एम्पायर को इंडिया में स्टेबल करने में। उनका नाम था लॉर्ड मैकाले।
ही वॉज द फाउंडर ऑफ आईपीसी, फादर ऑफ आईपीसी, इंडियन पेनल कोड। आज तक नहीं बदल पाए हैं आप ये कह रहे हैं कि अभी हमने बदल तो दी, आप उनको उठाकर देखो, आपने सेक्शंस ऊपर नीचे कर दिए। जो व्यक्ति 1833 में मैकाले कोड लेकर आया, मैकाले कोड के बाद उसने उसी का नाम 1860 में आईपीसी, इंडियन पेनल कोड बना। 2024 खत्म होने वाला है, आज तक तुम आईपीसी तो बदल नहीं पाए हो। तो आप सोच सकते हैं किस लेवल का इंटेलेक्चुअल व्यक्ति रहा होगा वो। इतने साल बीत जाने के बाद भी आप हिला नहीं पा रहे हो, हिला नहीं पा रहे हैं। ही वॉज द एक्चुअल पिलर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, जिसने इंडिया के एजुकेशन स्तर की मट्टी खराब कर दी। उसने, जब वो आया भारत, तो 1833 में आया। 1833 में वो लॉ मेंबर के तौर पर आया इंडिया में, एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल हुआ करती, उसका लॉ मेंबर बन के आया। तो उसने ब्रिटिश एम्पायर को लेटर लिखा, उसने पूरा इंडिया विजिट किया। उसने बोला कि इंडिया के राजाओं को तुमने गुलाम बनाया है, पब्लिक को नहीं, क्योंकि राजा तो बदलते रहते थे, तो पब्लिक को इतना फर्क भी नहीं पड़ता था। तो उन्होंने कहा कि ऐसे कैसे? बोला ऐसे ही कि आप राजाओं को एक समय तक गुलाम बना रहे हैं, पब्लिक गुलाम आपकी हुई नहीं, और जब तक पब्लिक गुलाम नहीं होगी आप देश को कभी गुलाम कर ही नहीं सकते। तो उन्होंने पूछा ऐसा क्यों? बोले कि तलवार के जोर पर आप एक लिमिटेड समय तक के लिए किसी को गुलाम बना सकते हैं, लेकिन अगर उसको मानसिक रूप से गुलाम कर दिया जाए तो वो जीवन भर आपका गुलाम रहेगा। ये ऑफिशियली अवेलेबल है हमारे पास रिकॉर्ड, जो लॉर्ड मैकाले बात कर रहा है, हालांकि इस तरीके से तो नहीं, लेकिन उसमें ये सारी चीजें निकल कर आ रही हैं, साक्ष्य है, साक्ष्य अवेलेबल हैं सर। लेटर्स पढ़िए उसने जो लिखे। तो उस समय वो इंग्लिश, एक वेस्टर्न एजुकेशन एक्ट आया था 1835 में। उस समय भारत के गवर्नर जनरल हुआ करते थे लॉर्ड विलियम बेंटिक, उनको फादर भी कहा जाता है वेस्टर्न एजुकेशन का। ये कहते हैं हम मॉडर्न कर रहे हैं इंडिया को। मॉडर्न क्या किया उन्होंने? इंग्लिश स्कूल्स खोले। इंग्लिश स्कूल से पहले उन्होंने क्या किया, बेसिकली सारे गुरुकुलमों को बंद कराया। अप्रोक्सीमेटली 70,000 गुरुकुलम्स बंद हुए इंडिया में, 70,000 से ज्यादा। और ये कह दिया गया कि अगर किसी ने गुरुकुलम चलाया या ये पढ़ाया तो उसको सीधा फांसी पे दी जाएगी। तो गुरुकुलम बंद। अब आप एक छोटी सी बात बताइएगा कि इंग्लिश स्कूल को बनाने वाले कौन थे? अंग्रेज। पढ़ाने वाले कौन? अंग्रेज। उसका सिलेबस कौन डिसाइड कर रहा है? वही। तो वो भारत को मान दिखाएंगे या ब्रिटेन को मान दिखाएंगे? ब्रिटेन को। और वो बच्चों को क्या सिखाएंगे कि ब्रिटेन महान था, ब्रिटेन में ये हुआ, भारत तो क्या है, नॉन सिविलाइज्ड है। उन्होंने एक परिभाषा दी कि जेंटल जो लोग होते हैं, जैसे मैं अभी आपके साथ बैठा हुआ हूं, तो ये एजुकेशन का पहनावा है कि जो हम लोग एजुकेटेड लोग पहनते क्या, कोट वगैरह, टाई वगैरह लगाकर, तो इसका मतलब ये है कि बहुत पढ़ा लिखा आदमी, सभ्य है, सिविलाइज्ड है। ही वाज सेइंग कि इंडिया इज अ नॉन सिविलाइज्ड नेशन बिकॉज ही वेयरिंग अ कुर्ता पजामा, धोती कुर्ता, एंड वी आर द जेंटल, वी आर द एजुकेटेड पर्संस, वी आर वेयरिंग अ कोट, टाई, पैंट। तो बच्चे को बचपन में सिखाया गया कि जेंटल कौन होता है? जो कोट पहनता है। बाहर जाके देखा पिताजी क्या पहन रहे हैं? धोती, गवार। गवार बच्चे के लिए, फिर बच्चे के लिए उन्होंने क्या दिखाया कि ऐसे एक अल्फाबेट्स, बी फॉर ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल में एक गोरी लड़की का फोटो छाप देना, और यू फॉर अगली, अगली में एक काली लड़की का फोटो छाप देना। तो उन्होंने ये दिखाया कि जो गोरे होते हैं वो सुंदर होते हैं और काले होते हैं वो सुंदर नहीं। आज तक हमारी ये धारणा है, ये मानसिकता इतने छोटे पने से बनाई जाती है कि उसको फिर सच मानना अभी तक। अब आप सोचिए कि आज के समय हम जब किसी के लिए रिश्ता देखने जाते हैं तो कोई लड़का या लड़की कलर देखते हैं सबसे पहले कि गोरा या काला है। सही बात। हम ये डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, इतना सालों से सिखाया गया है कि वो अब हमारे कि माइंड में ऐसा भर गया है कि काला मतलब सुंदर नहीं, गोरा मतलब सुंदर। तो ऐसी शिक्षा पद्धति उन्होंने ला दी, तो अब इसको जरूरत है चेंज करने की। लेकिन इतने समय से ये चीजें हो रही हैं तो इसको बदलना तो बहुत आसान तो नहीं हो सकता। आसान नहीं हो सकता, लेकिन बदलाव किया जा सकता है। एजुकेशन पॉलिसी इस तरीके से रहे, गवर्नमेंट उस तरीके से काम करे। करेगी? आपको लगता है कोई भी गवर्नमेंट करेगी? नहीं, हमें लगता भी है। क्यों लगता है? कि अब जो जनरेशन आ रही, कुछ ऐसे भी लोग आ रहे हैं जो अवेयर हो चुके हैं, डेफिनेटली अवेयर हो चुके हैं। हम कई फंक्शंस में मुलाकात करते रहते हैं, प्रोफेसर से मुलाकात होती है, डीन से मुलाकात होती है, गवर्नमेंट के कुछ एम्प्लॉय से मुलाकात होती है, तो वो इस चीज़ को लेकर अवेयर हैं। तो हो सकता है, होप सो, आने वाले 10 साल में, 15 साल में, अभी हम बात करें तो लोग हमें भी देख रहे होंगे, तो कुछ तो माइंड में आएगा, कुछ तो आएगा। 100 नहीं, 10 नहीं, एक तो बदलाव तो एक हो सकता है, बदलाव हो, चीजें समझें। अगर ज्यादा हम टेक पर ना गए तो ये तो बड़ा मुश्किल है। और ये मुश्किल, आप आज भी गुलाम हैं, प्रेजेंट में गुलाम हैं। आपका सारा डाटा अमेरिका के पास में है,
सारा मेरे मोबाइल फोन में क्या है क्या नहीं है ये बात मेरे पेरेंट्स नहीं जानते, लेकिन अमेरिका जानता है। होता है ना, अभी हम 20 बार लैपटॉप बोलेंगे तो जब फोन खोलेंगे तो लैपटॉप दिख जाएगा, ऐसी वैसी काम कर सीधा रहा है, है। तो सीधा वो अमेरिका। तो आज भी आप गुलाम हो चुके हैं लगभग। इसको कहते हैं सॉफ्ट हेजोमोनी। अच्छा। हाँ, इसमें दो वर्ड आते हैं, एक हार्ड हेजोमोनी, एक सॉफ्ट। हार्ड मतलब किसी को युद्ध से जीत लेना, एक होता है सॉफ्ट मतलब किसी को पता ही नहीं वो गुलाम हो चुके हैं। हमारी दिनचर्या, खान पीन, पहनावा, पूरा सब वेस्टर्न है। मैं कह रहा हूं कि चलो पार्टी करते हैं सर आज, तो पार्टी में सबसे पहले कहेंगे या तो ड्रिंक्स ले लेंगे, सॉफ्ट नहीं तो हार्ड, हार्ड नहीं तो सॉफ्ट। पिज्जा मंगा लो, बर्गर मंगा लो, पार्टी के नाम तो पे वो आ गया। आ गया। तो प्रॉपर तरीके से हम कल्चर, मूवीज में आज हम लोग अभी कहते हैं इंडिया में नहीं बन रही है ये नहीं तो बेसिकली इंडिया चल रहा है। आप सब कुछ वहीं से ले आए। ड्रेसिंग स्टाइल्स, आई एम नॉट कमेंटिंग एनी वन ड्रेसिंग सेंस, बट ये बात पता होना बहुत जरूरी है कहां पर क्या पहनना है और कैसे जाना है। आई एम नॉट जजिंग एनी वन। माई सिस्टर ऑल्सो वेयरिंग सम टाइप्स ऑफ शॉर्ट्स एंड, नहीं नहीं, वो जगह है। अब तुम मंदिर में थोड़ी ना शॉर्ट्स पहन के चले हर जाओगे। जगह की मर्यादा होती है। हर जगह की एक मर्यादा है उसको तो हम वेस्टर्न कल्चर को इतना हावी कर लिए हैं अपने ऊपर, कैसे होगा बता। तो आप गुलाम तो हो चुके हैं। अब उन गुलामी की जंजीरों को तोड़ा कैसे जंजीरों को जाए, तोड़ा वो कैसे जाए, वो बहुत। मुद्दा तो है। अब लोग इसको सीखें, जाने समझें, तो बदलाव लाया जा सकता है। मुश्किल है, मुश्किल है लेकिन लेकिन उम्मीद है। नामुमकिन, उम्मीद है। उम्मीद है, ना उम्मीद उम्मीद नहीं है। है। उम्मीद है। एजुकेशन पे हमारी इतनी देर से अभी चर्चा चल रही है। हम्म। आप एक टीचर हैं, लंबे जी अरसे से पढ़ा रहे हैं, हजारों बच्चों को आप पढ़ा चुके जी हैं। जी। ये देखने को मिलता है कि आजकल टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन पहले के कंपैरिजन में जो है हाँ। बहुत बदल चुका है। आज हमारे टीचर्स जो जिन्होंने हमें पढ़ाया आज भी कहीं दिख जाते हैं, हम्म। तो या तो उनके पैर छू लेते हैं और कभी वो डर हल्का सा लग ही जाता है, अरे वो जो बचपन में था। सर। लेकिन आजकल ना ये देखा जाता है कि बच्चे हैं तो वो हाथ मिला रहे हैं टीचर से, गले पे यार बोल रहे हैं, है ना। हाँ। कितना ये बदलाव आया है, क्यों आया है, और इसको कैसे, अगर गलत है तो ठीक किया जा सकता है। एजुकेशन को जब से धंधा बनाया गया, धंधा वर्ड बहुत गंदा शब्द है, लेकिन एजुकेशन आज के समय पे एजुकेशन लाइन को मार्केटिंग से तोला गया है। अब काफी सारे लोग कहते हैं आप भी तो पढ़ाते हैं, आप भी तो। हम उतना ही रखते हैं जितने से हमारी दिनचर्या चल पाती है, क्योंकि हम भी इंसान हैं, हमें भी जरूरत है उतना ही जितने से काम चल सकता है। जब से ये एजुकेशन धंधा बनी, वहां से ये चीजें खत्म हुई। पहले जो टीचर्स थे वो टीचर्स नियमित रूप से उतना ही लेते थे और हमें डर था। पेरेंट्स हमेशा कहते थे कि बेटा टीचर है वो। आज हमें अपने टीचर्स दिख जाते हैं, हम खड़े हो जाते हैं, हमारी हम्म। हिम्मत नहीं है कि उनके सामने बोल जाए। आज बच्चा आके गले में हाथ डालना, तो ये टीचर्स की भी कमी है कहीं ना कहीं। टीचर्स ने टू वे कम्युनिकेशन को इतना फ्रेंडली बना दिया, इतना फ्रेंड, हर बात उससे शेयर कर रहा है। आपको अपनी मर्यादाएं, अपनी लिमिट्स क्रॉस नहीं करनी चाहिए। दायरा तो रखना पड़ेगा। आप उस दायरे को, उस लेयर को बनाकर रखेंगे, तभी एक बना रहेगा। हम भी पढ़ा रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे हमारे स्टूडेंट्स के साथ हम बहुत फ्रेंडली, बट कितने फ्रेंडली हैं ये हमें पता है। हमें अपनी लिमिट्स पता है, हमारे स्टूडेंट को लिमिट पता है कि सर के साथ कितना बातचीत करनी है। तो इसमें टीचर्स की भी थोड़ी सी, मैं मानता हूँ कि उनको भी थोड़ा सा इस चीज़ पर ध्यान देना पड़ेगा, तो चीज़ें बदल सकती हैं। हमारे टीचर्स ध्यान देते थे, आप जानते हैं हमारे टीचर्स कितना बात करते थे हमसे, बिल्कुल सही बात है। उतना ही जितना काम था। जब स्टूडेंट के साथ बैठ के आप ड्रिंक करने लगे, स्टूडेंट के साथ बैठ के आप घूमने लगे बाइक पे, हर तरीके की बातें शेयर करने लगे, तो कैसे आपके आप सोच रहे हैं कि वो सम्मान आपको मिल टीचर जाएगा। रहे कहाँ फिर। टीचर रहेगा, आप कैसे सोच रहे हैं कि आपको वो सम्मान मिल जाएगा। थोड़ा आउट ऑफ द ट्रैक है, लेकिन एक सवाल हम्म मन में आ रहा है, वो ये कि एक होते हैं कोचिंग के टीचर्स या इंडिविजुअल टीचर्स हम्म। जो ठीक ठाक आज के समय के हिसाब से कमा हम्म। लेते हैं, क्योंकि बच्चे बिल्कुल उनके पास बिल्कुल। होते हैं और उनके पास सिर्फ पढ़ाने का जिम्मा होता है। बिल्कुल। एक होते हैं स्कूल के टीचर्स। हम्म तो कई लोग ऐसे हैं जो स्कूल में पढ़ा रहे हैं, हम्म बहुत मेहनत करते हैं, कुछ हैं जो नहीं करते, जो हम्म। स्कूल में नहीं पढ़ाते, बच्चों को अपनी कोचिंग में बुलाना चाहते हैं, वो तो सिर्फ खाने के लिए बैठे हैं। जो सच में मेहनत कर रहे हैं उनको उसके एवज में उतना शायद नहीं मिलता है। तो इस पर आपका क्या देखिए, व्यू है। प्राइवेट टीचर्स की हालत बहुत गंदी है इस समय। इतनी गंदी हालत है प्राइवेट, और कोई बात नहीं कर रहा है इस पॉइंट पे। यही मेन प्राइवेट कारण। टीचर्स की इतनी गंदी हालत है, वो बेचारे कुछ पैसों में पूरे दिन वहां कूलू के बैल की तरह लगे रहते हैं। और एक चीज और मैंने देखी है कि मेन काम टीचर का क्या है, टीच करना, टीच पढ़ाना। करना, वो पढ़ाना छोड़ के सब काम करवा रहे सब हैं, करवा रहे हैं। रजिस्टर यही करना, ये यही करना, तो वो करना। यहीं से तो फिर वो क्या कहता है कि जब यही कर लेता हूँ फिर क्या पढ़ाऊं इनको। पढ़ाएगा कैसे, मैं फिर वो, एक ही चीज रह हाँ सकती है फिर दिमाग वही। में। तो प्राइवेट टीचर्स के लिए काम होना, गवर्नमेंट को लॉस लाना बहुत जरूरी है।
आज के समय टीचर नहीं बनना चाहता है कोई। बिल्कुल एक सही फन फैक्ट बात बताता हूँ मैं आपको, है, बिल्कुल। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट से पूछा, टीचर को लास्ट ऑप्शन बना रखा है लोगों ने कि जब कुछ नहीं होगा तो टीचर बन जाएंगे। अब आप सोचो कि वो क्या शिक्षा देगा। सही कि कुछ नहीं मिला तो वो पेरेंट्स बच्चे से कह रहे हैं कि ये करो वो करो, वो नहीं कह रहे कि टीचर बनो तुम। हम्म, एक कंपैरिजन करते हैं, टीचर और फटीचर में कोई अंतर नहीं रहा है बेचारे में। तो प्राइवेट टीचर्स के लिए काम होना अत्यंत है। प्राइवेट टीचर्स की कंडीशन, मैं खुद एक प्राइवेट टीचर हूं, मैं इसलिए हम थोड़ा सा ठीक है, तो हमें उतना नहीं होता है, हम गेस्ट वगैरह पे जाते हैं, बट जो मैं देखता हूँ ना टीचर्स की हालत, जैसे स्कूल में है स्कूल या में मैं टीचर्स बहुत गंदे हैं, उनके लिए काम होना अत्यंत आवश्यक है। सैलरी उतनी नहीं है, स्कूल के घंटे बाद रुको, सैलरी तो आप ये समझिए कि ना के बराबर है चिल्लर। बेचारे। गुंजा मतलब, मैं कहता हूँ कि प्राइवेट टीचर्स की, मैं फिर वही कह रहा हूँ, प्राइवेट टीचर्स को सैलरी के नाम पे सिर्फ घर चला पा रहे हैं वो बेचारे, इसीलिए कोई टीचर भी नहीं बनना चाह रहा ना। हम्म, पॉइंट भी तो यही है ना। वो अपने बच्चों को ये सिखा रहे हैं कि तुम बेटा टीचर मत बनिए, मैं टीचर हूं, मेरे को कुछ नहीं मिलता। सही बात है। अब कुछ लोग कोचिंग, वो एक अलग सनेरियो है, वो बिजनेस हो गया ना। वो बिजनेस हो गया, वो फिर अलग है। हम एक नॉर्मल बात कर रहे हैं, तो उसको उतना मिले, उसको उतनी चीजें क्योंकि जाएं। स्कूल के ओनर्स भी सचिन सर जहाँ मतलब मैं हाँ श्योर नहीं हूँ, लेकिन इन सब चीजों को देख के लगता है कि हो सकता है स्कूल के ओनर्स भी सोचते हैं यार हम तो सैलरी दे रहे हैं हाँ, तो हम तो सारा काम करवाएंगे। सारा अबे काम। किसकी सैलरी दे रहे हो ये तो देखो, हाँ, पढ़ाने की दे रहे हो। पढ़ाने के लिए। आपकी बिल्डिंग बिल्कुल अच्छी नहीं है, हम्म, लेकिन अगर आप शिक्षा ऐसी दे रहे हो कि बच्चा सक्सेसफुल हो रहा है तो आप टीम डाल के बैठ जाओ, 5,000 बच्चे आ जाएंगे। इसमें भी बड़ा गंदा कॉन्सेप्ट है, प्राइवेट स्कूल्स में इतनी गंदी पॉलिटिक्स चलती है सर। हम्म, वो कुछ चंद पैसों के लिए जो चापलूसी भी करने लग जाते हैं ना, ये तो वहां है। से प्रॉब्लम है। आप स्ट्रिक्ट रहिए, टीचर हैं, टीचर की मर्यादाओं को ध्यान रखिए। अरे आप जब अच्छे होंगे तो आपके पीछे 10 लोग घूमेंगे, सही 2 बात दिन है। भूखे पेट रह लूंगा, लेकिन आत्मसम्मान नहीं गिराऊंगा। जहां आत्मसम्मान गिरा देते हैं, वहां से फिर मैनेजमेंट को क्या लगता है कि सारे टीचर एक एक ही थाली के हैं व्यक्ति, वो थोड़ा नंबर बनाने के लिए। नंबर 1 यहां से दिक्कत है। तो प्राइवेट टीचर्स के लिए काम तो होना चाहिए, ये तो इसके लिए क्या? इसके लिए पॉलिसीज बननी चाहिए, गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए, टीचर्स के लिए रूल है, और मैनेजमेंट को हमेशा ध्यान देना चाहिए। मैनेजमेंट उनको एम्प्लॉय ना समझ के फैमिली समझे। आपको लगता है मैनेजमेंट ध्यान देगा कभी ऐसी चीजों पे? अगर एजुकेटेड मैनेजमेंट है तो शायद ध्यान दे सकता है। आजकल तो ऐसे लोगों ने स्कूल्स कॉलेजेस बना रखे हैं जिन्हें एजुकेशन का ई नहीं पता, धंधा तो फिर उनको लगता है कि ये सब तो ऐसे ही है, मेरे नीचे काम करो, एम्प्लॉय है। एम्प्लॉय है। जैसे एक मैकेनिक ने वर्कशॉप खोली और लेबर रख हाँ, ली, लेबर रख ले। उन्होंने उसको तो वैसे ही लेबर कर में दिया। और टीचर में अंतर थोड़ी ना है आज की डेट में कुछ। लेकिन ये अंतर नहीं आएगा तो शायद फिर तो हम जितनी भी बातें कर रहे हैं वो सब सिर्फ एक काल्पनिकता पे लगेंगी। कैसे आएगा फिर ये अंतर? अब वही है ना कि एजुकेशन लाई जाए, लोग वो बैठे मैनेजमेंट में जो वास्तविक रूप से एजुकेशन लेकर बैठे हुए हैं, और मुझे लगता है मैनेजमेंट में वही व्यक्ति बैठे जो खुद एक टीचर रह चुका हो। ये कैसे संभव है? अब मेरे पास पैसा है, मुझे स्कूल खोलना है, मैं कभी पढ़ा नहीं हूँ, मैं कैसे देख पाऊंगा टीचर को उस नजरिए से? यहाँ तो फिर ये है कि नजरिया नजरिया खेल है, तो फिर ये कभी बदलाव आ नहीं सकता। मतलब हाँ, कुल तो मिला के मैं ये तो फिर जब ही है जब, या फिर इसमें एक चीज मुझे लगता है जी कि जी। शायद हो सकती है कि टीचर्स को थोड़ा रिजिड हो जाना चाहिए। हाँ, अत्यंत आवश्यक जो है। आपने अभी एक बात बोली थी, 2 दिन भूखा रह लूंगा लेकिन आत्मसम्मान आत्मसम्मान को नहीं खुद ही पे कराऊंगा, नहीं टांगूंगा। बिल्कुल। क्योंकि अगर टीचर्स की एक यूनियन हो जाए, हाँ, टीचर्स बिल्कुल ऐसे हो जाए, नहीं अगर इतना सैलरी है इतना नहीं मिलेगा तो नहीं करेंगे। नहीं टीचर्स करेंगे। भी मैंने देखा ना, ऐसा भी हो जाता है कि लेट्स से किसी को 20,000 मिल रहे हैं, हम्म, अब दूसरा आया वो 18 में राजी हो गया। हाँ आप बिल्कुल। खुद अपना, आप ऑटो वाले थोड़ी हो यार, सही बात है। स्टैंडर्ड क्यों गिरा रहे हो? हम कंपेयर नहीं कर रहे। हम्म, हम जिस भी जगह पढ़ाते हैं हमारा फिक्स रहता है इतना, इफ यू आर कंफर्टेबल देन हम आपके यहाँ ज्वाइन कर रहे हैं। भाई आपको फोन पे बात करनी है, रिचार्ज तो पट्टे से आप करा लेते हो हाँ, 250 रुपए का, वो भी 28 का 28 दिन का मात्र। तो टीचर को भी वो वर्थ देना जरूरी, खैर ये तो बहुत बड़े स्तर पे बड़े स्तर आएगा। पर। लेकिन अगर आप भी एक टीचर है और देख रहे हैं तो थोड़ा सा प्लीज ध्यान रखिए इस चीज ध्यान का। रखिए, एक स्टैंडर्ड को मेंटेन रखिए। हम्म, और मैंने एक चीज और देखी है, मैं इसको भी पॉइंट आउट करूंगा, अगर टीचर स्किल्ड है तो वो कम में राजी नहीं होता बिल्कुल कोई मतलब ही नहीं है, कैसे राजी हो जाएगा। तो ऐसे। यही है ना कि स्किल्ड लेबर और अनस्किल्ड लेबर में तो अंतर हो गया ना फिर। तो कुल मिला के बात ये है कि अगर ऐसा हो रहा है तो कहीं ना कहीं गलती आपकी खुद आपकी की है। खुद की है। आप खुद अपने अंदर वो स्किल लेके आइए, पोटेंशियल लाइए कि अगर आप चलेगा तो पूरा स्कूल ही हिल जाएगा। जैसे बिल्कुल हिलता है। जो कोचिंग इंस्टीट्यूट के टीचर्स होते हैं, जैसे हाँ। आप हैं जिन्हें अरे आपने कहा नहीं मैं नहीं नहीं पढ़ाऊंगा, तो कोचिंग वाले को अरे सर नहीं नहीं नहीं। नहीं, खैर, हम जहाँ पढ़ाते हैं वो बड़े प्यारे लोग हैं। नहीं। हम बीच में 6 महीने छोड़े थे उनके अच्छा यहाँ से, अच्छा। उनको पता है। हाँ, वो उन्होंने फिर हमें छोड़ने नहीं दिया, परिवार की तरह रखते हैं। सैलरी पैकेज तो बहुत हाई है खैर, हम्म। बट बच्चों ने भी इसका प्रयत्न किया तो उसमें उन्होंने रखा।
एक तो फ्रीक्वेंसी भी होती है, जब आपकी हाँ। मानसिकता ऐसी है तो वैसे ही लोग मिलेंगे, लेकिन हाँ। कुछ लोग जो परेशान हैं, तो अगर ये चीजें सुन के कुछ किसी में बदलाव आए तो हमारा ये बनाना अत्यंत आवश्यक जो है, है वो हाँ, सार्थक हो सार्थक हो जाएगा। है ना, और हम सारथी बन जाएंगे। बाकी तो समझ ही गए होंगे। सही बात है। ठीक है, तो इस पे सर एक चीज आती है, कास्टिज्म। हुँ। आजकल बहुत ज्यादा ये चीजें चल रही हैं, आजकल तो मैं बहुत एक वैसा शब्द कह रहा हूँ, बहुत सालों से ये चीजें चली बहुत आ रही सालों हैं। से चल रहे हैं। क्या वेदों में भी कास्टिज्म का जिक्र था? देखिए, वेदों में, पुराणों में, नीतियों में, शास्त्रों में, ग्रंथों में कहीं कोई भी जाति शब्द के बारे में नहीं बताया गया। जैसे हमारा सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। ऋग्वेद के अंदर 10 मंडल, 10वें मंडल में पुरुषास्त्र में लिखा गया है कि 4 वर्ण थे। 4 वर्ण, सबसे पहले ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र। पहला वर्ण जो शिक्षित था, शिक्षा देता था, एडवाइजर था, वो थे ब्राह्मण। ब्राह्मण मतलब स्कॉलर्स, पढ़े लिखे लोग। क्षत्रिय जो एडमिनिस्ट्रेशन चलाते हैं, वॉरियर हैं, सेना वगैरह में लड़ते हैं। वैश्य वो जो खेती बाड़ी करते हैं, बिजनेसमैन है। और शूद्र वो जो इन तीनों के लिए सर्व करते थे। जैसे मेरे घर में मेरे सहायता के लिए कोई कार्य कर रहा है तो वो शूद्र कहलाएगा। शूद्र आर नॉट अनटचेबल, शूद्र अनटचेबल नहीं थे। अब ये एक थ्योरम चल रही है जो बहुत गलत है। जिस थ्योरम में कहते हैं ब्रह्मा जी के मुख से ब्राह्मण पैदा हुए, भुजाओं से क्षत्रिय, जंगा से, नहीं, बिल्कुल गलत है। कहीं ऐसा कोई वर्णन नहीं है। वो तो बाद में जाके जब किताबें लिखी गई तो लोगों ने लिख दिया, ऐसा कहीं कोई वर्णन नहीं है। वेदों में कहीं वर्णन मिलता है। एक ही परिवार में चारों वो मिलते थे। जैसे मेरे पिताजी टीचर है तो ब्राह्मण, मैं अगर वॉरियर हूं तो मैं क्षत्रिय, मेरा छोटा भाई अगर दुकान खोलकर बैठा है तो वो वैश्य, और सबसे छोटा वाला भाई कुछ नहीं करता, किसी के यहाँ पे हेल्प करने का, लेबर का काम करता, तो वो शूद्र, अकॉर्डिंग टू द वर्क आपका काम निर्धारित करता था। निर्धारित कर। मैं आज भी करता है सर, लेकिन लोगों की मानसिकता नहीं बदल रही। कैसे? मैं कैसे कहता हूं कि एग्जाम्पल ले लीजिए आप, कि कोई ब्राह्मण व्यक्ति है और वो आपके गटर को साफ करने आया है, जॉब है उसकी। वो आपका गटर नाली वाली साहब, अब हो गए चाय पिला दो बेटा, मैं ब्राह्मण हूं, अंदर बिठा के पिला दोगे आप चाय? आप दे दोगे इंसानियत के नाते, आप प्लास्टिक के कप में चाय, क्योंकि आपके सामने उसने क्या साफ किया है? गट्टर साफ किया। वहीं एक आईएएस अधिकारी है और वो हम एक एग्जाम्पल, बहुत ही नीचे कुल का है, और वो घर आ गया है आपके। आप 4 बार सोफे को साफ करेंगे, सब साफ करेंगे, सबसे महंगे वाले कप निकाल कर लेके आएंगे आप, सही बात है। नाश्ते का फोटो चार कराएंगे। कहां गई कास्ट? पोजीशंस मैटर करती है सर। आज जो नॉर्मल, जो मतलब ना अनएजुकेटेड लोग इसको फैला रहे हैं। एजुकेटेड, एजुकेशन सोसाइटी में कहां है ऐसी कास्ट? किसको फर्क पड़ता है कि अंबानी जी कौन सी कास्ट से हैं? किसको फर्क पड़ता है मोदी जी किस कास्ट से हैं? किसको फर्क पड़ता है कि गांधी जी किस? कोई फर्क नहीं पड़ता सर। अब आप चले जाइए ग्राउंड लेवल पे, गांव में, बिल्कुल नीचे, वहां फर्क पड़ रहा है। गोलियां चल रही हैं इस बात पे। तो सीधा कॉन्सेप्ट है, हमारा वेद पुराण कहीं जातिवाद के बारे में नहीं कहता। जैसा वर्क होता था उसमें आता था वेदों में। फिर मनुस्मृति में सबसे पहले जाति शब्द का इस्तेमाल किया गया, ऋषि हुए एक मनु, और इसको, दिस वॉज द फर्स्ट बुक ऑफ लॉ। उसमें उन्होंने देखा कि कुछ ऐसे लोग हैं जो बाल काटने का काम कर रहे हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो लकड़ी का कई पीढ़ियों से काम कर रहे हैं। अब बोले ना तो ये ब्राह्मण में आ सकते हैं, ना वैश्य में, ना शूद्र में, ना हमारे क्षत्रिय में, इनके लिए क्या करें? तो वहां से जब पीढ़ियों से काम कर रहा है, जैसे लकड़ी का काम कर रहा था, उसे लकड़हारा कह दिया। बालों का काम कर रहा और था, सब कैटेगरीज सब में। कैटेगरीज में, ओके। तो उसको नाई कह दिया। सोने का काम सुनार। तो सुनार। ऐसे वहां भी ये नहीं लिखा गया कि ये छोटे हैं, ये बड़े हैं, उच्च उच्च कुछ नहीं कहा गया। जब क्वेश्चंस ज्यादा उठने लगे तो धर्मशास्त्र 500 बीसी में एक बुक आई, उसमें ये लिखा ब्राह्मणों ने कि ब्राह्मण इज द सुपेरियर। सुपेरियर ब्राह्मण, उन्होंने उस ब्राह्मण को नहीं, उन्होंने कहा जो स्कॉलर्स हैं, जो एडवाइजर्स हैं, वो सुपेरियर हैं, जो वो कहें उसको मानो तुम। समाज में नियम कानून बनाने चाहिए। नियम कानून कब चलेंगे? जब कोई एक व्यक्ति उनको नियम कानून बताएगा। तो नियम कानून बता रहा है वो शिक्षक जो है उसको का। अब लोगों ने पढ़ा उसको गलत, बोले धर्मशास्त्र में तो सुपेरियर ब्राह्मण बताए। अरे उनमें और आज में अंतर है। तो वो कॉन्सेप्ट अलग था। ब्राह्मण कहते हैं खुद को, हाँ, नॉनवेज खा रहे हैं। नॉनवेज। तो समय के साथ आपने जैसी शिक्षा दी समाज को, वो वैसी ही हो गई। इसमें अंग्रेजों का बहुत बड़ा भी रोल था। जब इंग्लिश एजुकेशन एक्ट आया था तो उसमें क्या किया गया था, उसमें जब क्लासरूम में बच्चों को लिया गया,
तो उस क्लासरूम में पूछा गया पिताजी क्या करते हैं। एक ने बताया कि मेरे फादर टीचर थे पहले। बोला तुम बैठ जाओ। तुम्हारे फादर क्या करते हैं? बोले मेरे फादर वॉरियर हैं। बैठ जाओ। तुम्हारे फादर क्या करते हैं? सर हमारे फादर लेबर का काम करते हैं। बोले बाहर निकलो। तो ऐसे करके उन्होंने काट दिया, और जो बच्चे बिठाए और जो खड़े किए बाहर निकाले, उनको दूसरी क्लास में ले गए। डिवाइड। डिवाइड कर दिया। उनको सिखाया गया जिनके फादर अच्छा काम करते थे कि तुम इनके साथ बैठे थे, ये तो तुम्हारे पैरों की धूल थे। बीज बो रहे हो। बीज बो दिया ये पैर, और उनके पास गए कि तुम इनके साथ बैठे हो, तुम्हारे पूर्वजों को मारा इन लोगों ने, तुम्हारे पूर्वजों के साथ किया। बोले कहाँ लिखा है? बोले तुम्हारे कितंतों में। अब उनको उन्होंने एसेटिक सोसाइटी में इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया, इंग्लिश से फिर हिंदी में ट्रांसलेट किया। क्या सारी चीजें एग्जैक्ट ट्रांसलेट हो गई होंगी? आज के समय में आपसे कहूं, कोई टीचर पढ़ा रहा होता है, टीचर थोड़ा कुछ और पढ़ाई, बुक में कुछ लिखा है, तो बच्चा क्या कहता है? सर गलत पढ़ा रहे हैं, बुक में तो ये लिखा है। टीचर ने जो कहा बुक में वही लिखा, पेरेंट्स कहेंगे नहीं ये गलत है। अरे पापा तुमको कुछ नहीं पता, हमारे सर ये बता रहे थे ये सही है। बट गए वहां। उनके टीचर ने क्या कहा कि तुम पिटे हो इनसे, तुमने इनको मारा है। कहां लिखा है? तुम्हारी बुक में। हमारी बुक में टीचर पढ़ा रहा है। उन्होंने तो पहले ही बीज बो दिया था ना, तुम्हारे फादर वगैरह तो कौन है? नॉन सिविलाइज्ड लोग हैं। तो यहां से कास्टिज्म बनी। हजार कास्ट सेंसस हुई ब्रिटिशर्स के टाइम पे, हजारों कास्ट उन्होंने दिखा दी। मैं कह रहा हूं आज दिखा दो तुम हजारों कास्ट। फिर बोलते हैं अनटचेबल कहां से आया? अनटचेबल कहते थे हम लोग प्रजन, प्रजन मतलब चंडाल, वो लोग जो गांव के बाहर रहते थे, ऐसे लोग जो मरे हुए जानवरों को उठाते थे, उनके वस्त्र, क्योंकि उनका वो कार्य था। ओके। तो ऐसे लोग जो मरे हुए जानवरों को ले जाते थे, क्योंकि मरे हुए जानवरों को ले जाने के लिए कोई तो चाहिए, सही बात है। उन्हीं के वस्त्रों को वो पहना करते थे। तो ऐसे लोगों को कहा जाता है जो गांव के, उनको अनटचेबल कहा गया था, ना कि किसी और को अनटचेबल कहा गया। उसमें भी ये था कि एक कहानी भी आती है कि एक महिला थी जिसने एक व्यक्ति हुए जो चंडाल थे, फिर बाद में जाके वो बहुत बड़ी ज्ञाता बन गए, तो उनको समाज में जगह मिली। तो अनटचेबल सूत्र थे ही नहीं कभी। ये तो एक मिथ है जो बना के आज भी चल रहा है। इतनी बात से एक चीज तो मुझे समझ में आ रही है, समाज को बदलने के लिए, समाज को बदलने की सोच को इंसान छोड़ दे, हाँ, और खुद को बदलने खुद को लगे, बदल ले तो समाज बदल जाएगा प्रॉपर तरीके से। क्योंकि आपने जितनी भी चीजें बताई ना, यही तो जड़ है हर तरीके की लड़ाई की। सत्य है। अगर आप बाकी चीजों को छोड़ के, जैसे कहते हैं ना, गीता और कुरान के लिए सबसे ज्यादा वो लड़ते हैं जिन्होंने उसको कभी पढ़ाई नहीं होता है। सत्य बिल्कुल। तो अगर लोग इन असली जड़ पे जाएं, अनटचेबिलिटी नहीं थी, शूद्र नहीं, ये नहीं, वो नहीं, अगर जड़ पे जाएं तो पता चलेगा कि सिर्फ और सिर्फ हमको लूटने के लिए ब्रिटिशर्स ने इस पूरी षड्यंत्र को कह देंगे एक तरीके से रचा था, और आज तक उस चीज का खमियाजा हम भारतीय होकर भुगत रहे सारा का सारा। तो अगर खुद अपने अंदर को, क्योंकि आपने इतना पढ़ा, इतना चीजों को समझा, तो आपके अंदर ये क्लैरिटी है, तो बच्चे आपसे पढ़ रहे होंगे, आई एम श्योर कि वो भी समझ रहे होंगे। तो ये मैं इसका सार अभी तक तो ये निकाल पा रहा हूँ कि आप अपने अंदर अगर बदलाव लाएंगे तो समाज बदल सकता है, वरना समाज को बदलना तो भूल जाए आप। एक पॉइंट पर डिस्कस होता है कि वहां ब्राह्मण ये कह देते हैं कि विवाह निम्न कुल में नहीं करना चाहिए। ऐसा क्यों? कारण समझिए इस चीज का, इसका भी एक कारण है। उन्होंने साफ साफ कहा, एक छत, आप एक छोटी सी बात मतलब एक इमेजिन करके समझिए। एक व्यक्ति है जो बहुत बड़ा योद्धा है और उसके पूर्वज योद्धा रहे हैं, और एक ऐसा व्यक्ति है जो कि लेबर का काम करता है, मतलब मैं कह रहा हूँ कि वो वॉशरूम साफ करता है कई पीढ़ियों से। उसकी बेटी से अगर आप उस योद्धा का विवाह करा दें, तो जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी उसे क्या शिक्षा मिलेगी? क्योंकि उसके माइंड में तो शुरू से वही था, वॉशरूम साफ करने का काम, और वो एक योद्धा था, तो बच्चे को क्या शिक्षा देंगे? इसलिए वो मना करते थे कि निम्न में से शादी नहीं करनी है, कि जो अगली जनरेशन हो वो एक बहुत, तो इसलिए कहते थे ब्राह्मण है, क्षत्रिय, विवाह कर लो। ब्राह्मण मतलब इंटेलिजेंट व्यक्ति है, उसके घर का माहौल शुरू से क्या रहा होगा? पढ़ाई लिखाई का, स्कॉलर। और क्षत्रिय के परिवार का माहौल कैसा रहा होगा? युद्ध, शारीरिक। तो अगला बच्चा जो पैदा होगा वो क्या सीखेगा? यही चीज, मानसिक और शारीरिक। अब एक व्यक्ति ऐसा जो वॉशरूम साफ करने का काम करे, उसके घर का माहौल कैसा हुआ? बच्ची क्या सीखे? एक आध % एक्सेप्शनल केस होते हैं, उसको हम लोग नहीं डिस्कस कर रहे। तो जो बच्चा जो ये सीख कर आया, वो आगे वाली जनरेशन को यही सिखाएगा ना फिर। इसलिए वो मना करते थे कि ऐसे शादी नहीं करनी है। लोगों ने इसका भी गलत मतलब निकाल लिया कि इस वाली कास्ट में से शादी नहीं करनी है इसमें, और रीजन थे, हर चीज का रीजन है। जैसे ना, ये आपकी एक बात पे मुझे एक बात याद आई कि एक बोलते हैं कि बिल्ली रास्ता काटे तो नहीं जाना चाहिए, और लोग सच में नहीं जाते, कितना लेट फ्लाइट छूट जाएगी, गाड़ी में आगे बढ़ाएंगे। इसका असल रीजन ये है कि बिल्ली जो है
ये रास्ता काटती थी, क्योंकि जहां कोई विषैला अगर कोई जानवर या जीव बिल्कुल। है तो बिल्ली वहां से दूर भागती है। हम्म। तो इसलिए मना किया जाता था, क्योंकि बिल्ली अगर वहां से निकल गई मतलब वो उस विषैले जीव से, पॉइजनस एनिमल से दूर जा रही है, तो आप हाँ, उस साइड मत जाओ। और बिल्कुल। आज उसको वो मान रहे हैं कि काली बिल्ली निकल गई तो हम तो ये हो नहीं नहीं जाएंगे, नहीं, वो हो जाएंगे। हाँ, तो ऐसे उस तरीके से ना लोग, मतलब बात वही है कि आप कितना भी कुछ भी कह लो, चलो, सुनेंगे वो, समझेंगे वो जो उन्हें समझना है। समझना है, अपने हिसाब से चीजों को वो सत्यता है, लेके चलते हैं। सत्यता है। मोहम्मद अली जिन्ना पे अगर हम बात करें तो हाँ हाँ। जितना मेरे संज्ञान में है, उनके जो शायद परदादा थे वो हिंदू थे, जी जी, बिल्कुल वो बात है। मुसलमान बने, हम्म, वो एक सेक्युलर इंसान थे, उसके हम्म। बावजूद एक पूरा मुस्लिम देश उन्होंने अलग करवाया। क्या पूरी ये क्रोनोलॉजी रही? इसमें क्या रहा कि उनके जो दादाजी हुआ करते थे, गुजरात के रहने वाले व्यक्ति थे वो, और ब्राह्मण फैमिली से थे, भाटिया ब्राह्मण फैमिली थी। उन्होंने फिशिंग का व्यापार स्टार्ट किया था। तो यही है कि ना, काम डिवाइडेड थे। अब फिशिंग का काम कर रहे हैं, तो ये ब्राह्मणों को शोभा नहीं देता था। हम्म। तो वहाँ थोड़ी सी ऐसी कंट्रोवर्शियल चीज़ें हुई, तो उन्होंने कन्वर्ट कर लिया मुस्लिम में। तो वहाँ से आए। मोहम्मद अली जिन्ना जब पढ़कर आए, बड़े सेक्युलर आदमी, कांग्रेस ज्वाइन करी शुरुआत में उन्होंने, कांग्रेस में रहे। जब कांग्रेस में वो रहे, कांग्रेस का सारा काम उन्होंने किया। फिर उनके एक नए चेहरे आए भारत में, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी। तो कहीं ना कहीं मोहम्मद अली जिन्ना का कद कांग्रेस में कम होने लगा। ओके। तो उनको ये महसूस हुआ कि भाई मेरा कद यहाँ पे कम हो रहा है, तो वापस चले गए, वहां शिक्षा दी। फिर जब मुस्लिम लीग यहाँ बनी, या मुस्लिम लीग ने जब काम करना स्टार्ट किया, स्टार्टिंग में तो खुद वो ये कहते थे मुस्लिम लीग को और कांग्रेस को साथ में मिलकर काम करना चाहिए। जब वो वापस आए, उन्होंने देखा कि मेरा कद कहाँ है, बहुत नीचे पहुंच गया हूं मैं। तो ये लड़ाई थी इंडिविजुअल अपनी पर्सनैलिटी के लिए, ईगो। ईगो की लड़ाई। वो ईगो की लड़ाई पाकिस्तान बना गई। मेल ईगो इतनी बड़ी होती है कि अगर आदमी ईगो पे चाहे ले तो ले तो कुछ भी देश ऐसा। बना मोहम्मद अली दे। जिन्ना बहुत इंटेलेक्चुअल व्यक्ति थे, बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल। आप समझ लो ना, एक अकेला व्यक्ति, हमारे भारत में इतने दंगे हुए, लोग मरे कटे। वही है ना कि जब जिद पे आ जाए तो आदमी साम दाम दंड भेद जो अपनाएगा वो अपनाएगा। सबसे बड़ा क्या, जिद। जिद। जब जिन्ना साहब की बात हुई तो गांधी जी की भी बात मेरे हिसाब से कर हाँ लेनी हाँ, चाहिए। बिल्कुल कई किए। लोगों का मानना ये है कि भगत सिंह जी को जो फांसी दी गई वो गांधी जी हाँ ने हाँ बुरा हाँ कर हाँ दी हाँ थी, इसमें हाँ। कितनी सच्चाई है? देखिए, यही दिक्कत है कि आप जब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से, फेसबुक यूनिवर्सिटी से, यूट्यूब पर कुछ व्यूज बढ़ाने के लिए लोग बताते हैं, तो कभी आपने सोचा किसी बड़े प्रोफेसर के मुंह से ये वाली बात कहते हुए, कभी नहीं। या किसी ऑथेंटिक जगह कहीं मिला ये वाला? मिलेगा भी नहीं सर, क्योंकि है ही नहीं ऐसा कुछ। अब ये वाला पॉइंट हाँ बिल्कुल उठता है, और स्वाभाविक है, हमारे क्लासरूम्स के अंदर सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है ये। क्योंकि हम सरदार भगत सिंह जी का बहुत सम्मान करते हैं कि 23 साल की उम्र में एक व्यक्ति फांसी पर चढ़ गया हमारे देश को आजाद कराने के लिए। बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम ऐसे पूर्वजों के वंशज हैं। बहुत सौभाग्यशाली हैं कि सरदार भगत सिंह जैसे व्यक्ति हमारे देश में पैदा हुए। गांधी जी पैदा हुए, इसके लिए भी हम सौभाग्यशाली हैं कि वो व्यक्ति नहीं आता तो अवेयरनेस कहां से आती। कहते हैं लोग चरखे से आजादी नहीं मिली, चरखे से अवेयरनेस आई। लोग इकट्ठे, गांधी जी से पहले क्यों नहीं इकट्ठे हो रहे थे लोग? 1900 पहले, 1915 से पहले एक छोटा सा आंदोलन हुआ जिसको स्वदेशी आंदोलन के नाम से जाना जाता है, 1905 में वहीं दबा दिया गया। उसके बाद चंपारण हुआ, खेड़ा हुआ, अहमदाबाद हुआ, नॉन कॉपरेशन हुआ, इंडिविजुअल सत्याग्रह हुआ, क्विट इंडिया। क्यों? अवेयरनेस आना जरूरी था ना। जैसे आप लोग अवेयरनेस की बात कर रहे थे, उसी में तभी तो लोग घुसे। अब उसमें ये पॉइंट आता है कि इरविन नाम के वाइसरॉय थे उस समय। गांधी जी ने साल्ट मार्च किया था, साल्ट मार्च की वजह से देश में बहुत सारे कानून टूटने लगे थे। तो इरविन को लगा कि भाई इस व्यक्ति से बातचीत करनी पड़ेगी, जो डिमांड है इनकी मान लो। उसमें जो डिमांड थी, उन्होंने खूब कोशिश करी भगत सिंह जी के लिए। हालांकि इस बात पर बहुत सारे लोगों का अलग अलग व्यू है। जितना भी मैंने पढ़ा और जितना मैंने इतिहास को जाना है, उसमें मैंने ये जाना कि इरविन को खूब कन्विंस करने की कोशिश करी। इरविन नहीं माने, क्योंकि इरविन के हाथ में भी पावर नहीं थी। आज जैसे प्रेसिडेंट के हाथ में पावर होती है, पार्डनिंग पावर। पार्डनिंग पावर वो तब कर सकता है ना जब उसको ये लगे कि हाँ इस व्यक्ति ने वो क्राइम नहीं किया। अब उनका तो केस ये था ना कि सॉन्डर्स की हत्या कर दी, और हत्या उनका साबित भी हो गया। असेंबली में बॉम्ब फेंक दिया, ये भी साबित हो गया, खुद अरेस्ट हुए। तो इरविन ने कहा कि भाई हम इनको तो फांसी की सजा को माफ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा ऑफिसर मारा है। मैसेज क्या जाएगा कि अगर माफ कर दिए तो, कि ये मैसेज जाएगा कि किसी ब्रिटिश पुलिस वाले को मार दो, हंगामा कर दो, उसके बाद माफ हो जाएगी फांसी। तो इरविन ने खूब कहा इसमें कि ठीक है। तो गांधी जब हट पे अड़े, तो गांधी उन्होंने कहा कि माफीनामा लिखवा दो भगत सिंह जी से, माफीनामा लिख देंगे हम, उसको ऑफिशियली कर देंगे तो ये हो जाएगा। तो उन्होंने सप्रू जी से कहा। सरदार भगत सिंह ने मना कर दिया। वही है कि क्यों क्यों माफी मांगेंगे भाई, जो किया सही किया, और सही में नहीं मांगनी चाहिए थी माफी।
सही किया हमने। लाला लाजपत राय को लाठियों से मारा है तुम लोगों ने। तो हमारे खून का एक कतरा निकालोगे, हम ब्रिटिश साम्राज्य के खून को नोच लेंगे। सत्य था उनका बात, वो अपने तरीके से बिल्कुल सही थे। तो उन्होंने माफीनामा लिखने से मना कर दिया, इरविन ने वो बात मानी नहीं। तो ऐसा गलत है कि गांधी जी के बारे में ये कहना, उन्हें बचाने की कोशिश नहीं करी। की थी। पूरी कोशिश की गई थी। इस बात पे 1931 में जो कराची में अधिवेशन हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, तब भी इस बात को कहा गया था। लेकिन होता है ना कि एक जन समूह जब किसी व्यक्ति को सपोर्ट करने लग जाता है और उसको उम्मीद होती है एक ऐसे व्यक्ति, जैसे हम हैं, हमें अपने पिताजी से बहुत उम्मीदें हैं किसी चीज को लेकर, पिताजी मना कर दें तो हम नाराज भी तो उन्हीं से होंगे सबसे ज्यादा। सही बात। तो एक जन समूह को उम्मीद थी गांधी जी से, गांधी जी वो काम करा सकते हैं। जब वो नहीं हो पाया तो उम्मीद टूट गई। वो उम्मीद किस में कन्वर्ट हो गई? विरोध में कन्वर्ट हो गई, जैसे हम लोग भी विरोध कर देते हैं। तो गांधी जी ने कोशिश पूरी करी, इरविन के पास उन्होंने खूब मैसेज किया, और जब 23 मार्च 1931 को फांसी पर चढ़ाया गया, उस दिन भी लेटर लिखा है, वो तो आज भी अवेलेबल है, गांधी जी ने, कि मैं आपसे ये कह देना चाहता हूं कि इसकी वजह से बहुत दिक्कतें होंगी, पूरा यूथ आपके लिए बहुत दिक्कत कर देगा, आप ये रोक दीजिए। लेकिन तब तक शायद देर हो चुकी थी। कुल मिला के बात वही है कि इसके लिए व्यक्तियों को बुक पढ़नी चाहिए। वही एक बुक है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे हाँ हाँ, निर्भर नहीं व्हाट्सएप होना चाहिए। किताबों से जब लगाव लगाओगे तभी आपको वास्तविकता पता लगेगी। तो एक बुक है, गांधी वर्सेस भगत सिंह, डॉक्टर सुजाता मैन की, इजीली अवेलेबल है, पढ़कर देखिए, आपका पूरा नजरिया चेंज हो जाए किस लेवल से उन्होंने लिखा है। दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा है उन्होंने। और सरदार भगत सिंह जी अपनी जगह बिल्कुल सही थे, गांधी जी अपनी जगह बिल्कुल सही थे, पंडित जी अपनी जगह सही थे, सरदार जी अपनी जगह सही थे। हर एक व्यक्ति की अपनी एक मानसिकता थी कार्य को करने की। अल्टीमेट गोल एक ही था, भारत की आजादी। तरीका अलग था, तरीका अलग था, उद्देश्य एक था। उद्देश्य। और समझते हैं ना, जीवन की 3 अवस्थाएं हैं। जैसे आप 18-19 साल के लड़के को छेड़कर देखो एक बार, पलट के 4 गालियां देगा, हो सकता है लड़के बुला के पिटवा भी दे। वहीं आप 29-30 साल के आदमी को कुछ कहेंगे तो एक पल को वो इग्नोर करके अरे चल ठीक है कोई बात नहीं छोड़। वहीं 50-60 साल के व्यक्ति को कहेंगे, वो कहेगा अरे भाड़ में जा, अपने काम से काम रखो। पॉइंट क्या है कि सरदार जी जो हैं, सरदार भगत सिंह जी, वो 20-21 साल की उम्र में हैं। तो उनके लिए क्या है कि भाई हमें आजाद करो, नहीं तो हम तुम्हें मार देंगे, अभी के भी करो, अभी के भी चाहिए हमको। तुमने लाला लाजपत राय को हाथ कैसे लगा दिया तुमने, अब हम तुम्हारा हाथ उखाड़ देंगे। तो बिल्कुल सही थे वो अपनी जगह, जीवन की अवस्था है। 29-30 साल का लड़का पंडित जवाहरलाल नेहरू उस जगह पे रह रहा है, पंडित जी, जहां सब लोग 50-60 साल की उम्र के हैं। तो वहां तो गांधी जी की उम्र 45-50 साल हो चुकी है। तो जीवन की अवस्थाएं, आयु, एक्सपीरियंस मैटर करता है ना। सही बात तो है। ये वाला पॉइंट है वहां पे। तो ऐसा नहीं है कि गांधी जी बचा नहीं सकते थे, गांधी जी ने कोशिश करी, पूरा प्रयत्न किया। मैं कोई गांधी जी का यहाँ सपोर्टर नहीं हूँ, या मैं सरदार जी का वो नहीं, लेकिन हाँ ये है कि कोशिश की गई, ऐसा नहीं है कि कोशिश नहीं की गई। जब लाखों करोड़ों लोग झूठ फैला रहे हैं तो हम कम से हाँ, कम सच सच की की गई तो तरफ कार्य तो कर रख ही सकते सकते हैं। हैं। हाँ। चलिए, तो मैं समझता हूँ कि लगभग सारे मुद्दे जो हम्म, हमें डिस्कस करने थे हमने डिस्कस किए हैं। हम्म, अब अपने बारे में, आपकी जर्नी कैसी रही, आप किस तरीके से टीचिंग में आए, आपका आगे क्या विजन है टीचिंग को लेकर और चीज़ों को लेकर, प्लीज़ थोड़ा सा बताएं। हम इस सेक्टर में एक बात सोच कर आए थे पहले ही, कि हमारा ये था कि हम एक समाज अच्छी निर्मित कर सकें, कि जैसे मैंने कहा प्राचीन भारत में जब सहयोग होगा समाज के लिए तो समाज अच्छी बन पाएगी। तो मेरा ये था कि मैं समाज को जितना अच्छा बना पाऊं, जितना मुझसे हो पाए, एक व्यक्ति चेंज हो पाए, 2 व्यक्ति, तो मैं कर पाऊं, इस सोच के साथ मैं आया था। टीचिंग मेरा पैशन है, इसको मैंने प्रोफेशन बनाया। कई कहते हैं कि अरे जॉब नहीं लगी हुई, नहीं नहीं नहीं, टीचिंग ही प्रोफेशन है, पैशन है, यही इच्छा है और यही करना है। वो नहीं है कि नहीं लगी तो नहीं बन नहीं गए। नहीं नहीं नहीं, हाँ। हमारी इच्छा है, तभी तो हम इतनी छोटी आयु से पढ़ा रहे थे। कब से स्टार्ट किया था आपने? हम लगभग लगभग 18-19 वर्ष की आयु से पढ़ा रहे 18-19 में ये नहीं पता होता करना क्या है। हैं। 18-19 वर्ष की आयु से पढ़ा रहे हैं और अभी तक पढ़ा ही रहे हैं। अब क्या एज हो गई होगी? अब मेरी 25 हो गई, मतलब 7 साल से 7 साल लगभग से पढ़ा रहे हैं लगभग। लगभग। छोटे से स्टार्ट किया था, आज भगवान की कृपा से हमारी मम्मी का बहुत बड़ा रोल रहता है एक्चुअली में, उनकी वजह से हम लोग कर पा रहे हैं, हमारी दीदी वगैरह के सपोर्ट से। अभी हमारा एक ही विजन है कि बुक्स लेके जब मैं इस दुनिया से जाऊं, कॉलेज में, स्कूल में, कोचिंग में, एक छोटे बच्चे को और एक हमारे पिताजी की उम्रदराज व्यक्ति को हाथ में हमारे नाम की किताब होनी चाहिए। क्या? मैं चला जाऊं, दुनिया में मेरी नाम की किताबें रहें, और वो किताबें इस काम को करें कि समाज अच्छी हो पाए और कुछ बदलाव आ पाए।
इस सोच के लिए मैं काम कर रहा हूँ, बुक पे भी काम कर रहा हूँ। आगे स्कूल बनाने का प्लान है हमारा कि स्कूल बनाते हैं हम। कोचिंग चल रही है हमारी, इसी बेसिस पे चल रही है, सिविल्स की इंस्टीट्यूट चलता है हमारा, और माता रानी की देन है, सब अच्छा चल रहा है। मेन यही है कि आगे जाके इस दुनिया से जब जाएं तो कुछ लोग इकट्ठे हों, वो ये कहें कि यार इसने काम बहुत किया था और अच्छा काम करके गया था, इस व्यक्ति ने कुछ गलत नहीं किया। शरीर जाएगा जब हाँ, जाएगा, लेकिन जो शब्द हैं सब वो किताब के रूप में अमर हो जाएंगे। अमर होता है। कोई मैसेज अगर आप ऑडियंस को देना चाहें? मैं बस यही देना चाहूंगा, जितना हो सकता है किताबें पढ़ें, जितना हो सकता है। आप इन दुनिया से बाहर आए, टेक की दुनिया से, किताबों को खरीदें, किताबों को पढ़ें, किताबों को जानें। साहित्य को पढ़ना बहुत जरूरी है। बच्चों के अंदर, पेरेंट्स को भी है कि उनको अंदर आदत डालो कि वो चीज़ों को पढ़ें। जितना पढ़ेंगे उसमें समझ आएगी। जैसे एक व्यक्ति ने बहुत अच्छी बात कही है कि अगर आपकी आयु 20 वर्ष है, लेकिन आपने किसी व्यक्ति की ऑटोबायोग्राफी पढ़ी है जो 70 वर्ष की आयु में मृत्यु हुई उसकी, तो आपकी आयु अब 20 वर्ष नहीं है, आपकी आयु अब 90 वर्ष है। कि 70 वर्ष का उसका ज्ञान और 20 वर्ष की आपकी आयु, तो आपके पास ज्ञान बहुत हो गया। तो आप कोशिश कीजिए जितना ज़्यादा किताबें पढ़ पाएँ, जान पाएँ और अपने अंदर, खुद के अंदर बदलाव ला पाएँ। ये कोशिश कीजिए। बस यही छोटा-सा मैसेज है आप सबके लिए हमारा। तो गाइज ये रहे हमारे साथ सचिन सर, जिनके साथ बात करके बहुत मज़ा आया। बहुत सारी चीज़ों को समझा और बहुत सारे मिथ भी बस्ट हुए हाँ, जो लोग हाँ, एक धारणा लेकर अपने दिमाग में चलते हैं। हुँ। आई एम श्योर आप लोगों ने भी बहुत कुछ सर से सीखा होगा। अगर आप चाहेंगे कि सर हम सर को दोबारा लेके आएँ, तो प्लीज़ आप कमेंट्स कीजिएगा और आपके सवालों के जवाब के लिए सर को दोबारा लेके आएँगे। सर बहुत-बहुत धन्यवाद आपका इस एपिसोड में आने के लिए। आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने पहले हमें बुलाया, इस बार बुलाया। बीच में बहुत लोगों ने मैं ये पूछना चाह रहा था, मैं खत्म करते-करते इसको रोक रहा हूँ एक चीज़ को, एक सवाल और मैं पूछना चाह रहा था। ये 2 साल का लगभग गैप हो जी, गया। जी, जी, पहले जी। हमने जब किया था दूसरे सीज़न को आने में हाँ, समय हाँ, लगा, हाँ, बहुत हाँ। सारी चीज़ें मैनेज करनी होती हैं। हुँ, इस बीच में मैंने नोटिस किया कि आप कहीं और नहीं गए, जबकि हाँ, हाँ। ऑब्वियस सी बात है बहुत जगह से हाँ, हाँ। इन्विटेशंस होंगे। तो इसके जी, पीछे जी। क्या कारण रहा? रीज़न ये रहा कि जब मैंने उनकी वीडियोज़ देखी, हुँ, जब मैं उनके वो देखता, तो हमें लगा कि ये वो प्लेटफ़ॉर्म नहीं है जहाँ हमें जाना चाहिए। बहुतों के ऑफ़र्स आए, बहुत लोगों ने हमें बोला, लेकिन हम नहीं गए। क्योंकि हम समा हम लोग अपने लिए काम कर रहे हैं। हम वहाँ पैसे कमाने के लिए काम नहीं कर रहे हैं। तो ये था, हमें आपके साथ हमारी चीज़ें बहुत अच्छी, बात करके बड़ा मज़ा आता है। आपके जो सवाल होते हैं वो इतने अच्छे होते हैं कि हमें लगता है कि हमें और बात करनी चाहिए। तो इसलिए हम आपके साथ हमेशा रहते हैं बहुत और धन्यवाद। कोशिश भी करेंगे कि आगे हमारी मुलाकात होती बिल्कुल, रहे। बिल्कुल जुड़े रहेंगे। तो गाइज़ जी, ये रहे हमारे साथ सचिन सर। आई एम श्योर आपने इनसे बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत कुछ समझा होगा। मैंने भी बहुत कुछ सीखा है, बहुत सारी चीज़ें समझ में आई हैं, बहुत सारे मिथ बस्ट हुए हैं। मैं फिर मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में किसी और शख्सियत के साथ। थैंक यू।